हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं कि सभी ठीक हैं। और अब तो मतलब पढ़ाई में एक बार आ चुके हैं। आप कह रहे हैं सर आज तो आप मजे दिला रहे हैं कि और पढ़ाई करवा रहे हैं। तो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एंड ग्लोबल बिजनेस एनवायरनमेंट का जो अपना सब्जेक्ट है उसकी 4th यूनिट तक अपन आ गए हैं। जी हाँ, 4th यूनिट तक अपन आ चुके हैं। 5th यूनिट भी आज ही कंप्लीट कराने की मेरी पूरी कोशिश रहेगी, लेकिन बहरहाल अभी बात 4th यूनिट तक। तो जैसे कि MBA, हाँ ये याद रखिएगा कि ये MBA 4th सेम का सब्जेक्ट है, ठीक है। BBA में है, BCom ऑनर्स में है, BTech के इलेक्टिव सब्जेक्ट है और UGC नेट के लिए एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। और मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से आपका स्वागत कर रहा हूँ। इधर उधर की बातें नहीं करके सीधे मुद्दे की बात करेंगे। ये सब्जेक्ट बेसिकली 2 पार्ट के अंदर डिवाइड है। देखिएगा इस सब्जेक्ट को, इस सब्जेक्ट के नेम को, ये सब्जेक्ट का नेम क्या कह रहा है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इन ग्लोबल बिजनेस एनवायरनमेंट, है ना, ये कह रहा है। तो ये जो पहला पार्ट है वो तो ये है इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, जिसमें हमने शुरुआत की 3 यूनिट्स में बात करी है। अब 4th और 5th यूनिट में हम ग्लोबल बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करने वाले हैं, वैश्विक की बात करने वाले हैं, ग्लोबल परसेप्शन की बात करने वाले हैं कि दुनिया के अंदर ग्लोबल एनवायरनमेंट क्या चल रहा है और कैसे उसके अंदर डेमोक्रेसी चल रही है, ऑटोक्रेटिक चल रही है, या कौन सा ऐसा सिस्टम रेगुलेट इसके अंदर हो रहा है। तो यदि इसमें एक इंपॉर्टेंट बात, जब भी ग्लोबल बात आएगी तो अमेरिका और चीन की बात आएगी ही आएगी। और जब हम इंडियन बुक्स पढ़ रहे हैं तो चीन की बात ज्यादा आएगी। तो चाइना पॉलिसी इसके अंदर बहुत ज्यादा है। तो आगे देखते हैं कौन कौन से टॉपिक हैं आपके इस 4th यूनिट के अंदर और कैसे उसको अप्रोच करना है। सबसे पहला जो इसका टॉपिक है वो है आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। अब ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स क्या है, ये ग्लोबली एस्पेक्ट से आपको समझना है, ठीक है। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, a tendency of people of particular religion, rare social background, etc. form of exclusive political alliance moving away from the traditional broad based party politics। तो सर ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स क्या है, और ये बुक के अंदर तो ये दिया हुआ है जिससे बहुत कम समझ में आता है। तो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का मतलब जो भी नेशन डेवलप करेगा वो फर्स्ट खुद के लिए डेवलप करेगा। किसके लिए डेवलप करेगा, फर्स्ट खुद के लिए डेवलप करेगा, उसके बाद दूसरों के लिए वो प्रमोट करेगा। ये है उसकी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स मींस के डिफरेंट कास्ट कल्चर में पूरा वर्ल्ड समाया हुआ है। n नंबर्स ऑफ रिलीजन है हमारे पास, n नंबर्स ऑफ द लैंग्वेजेस है। उसमें हमारे ट्रेडिशनल मेथड्स को कैप्चर रखना या उनको सिंक्रोनाइज वे में रखना या उनको कंजर्व करके रखना आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स मींस कि मेक योर आइडेंटिटी टू डिफरेंट पीपल इन द आईज ऑफ डिफरेंट पीपल। मींस कि आपको आपकी आइडेंटिटी बनानी है, यानी मेरे को एक व्यक्तित्व बनाना है कि सर आनंद ऐसा है। तो आनंद कैसा है ये उसके बच्चे बताते हैं, बच्चे मतलब कि स्टूडेंट, ये उसके स्टूडेंट्स बताते हैं कि आनंद व्यास सर कैसे हैं, या अच्छे हैं, बुरे हैं, बहुत बुरे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत खराब है, अरे बहुत पढ़ाते हैं, बहुत चिल्लाते हैं, बहुत डांटते हैं। तो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है क्या, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स टू क्रिएट योर नेशन इन सच अ वे हैविंग अ डिफरेंट आइडेंटिटी इन द डिफरेंट एस्पेक्ट, और गुड फेथ में। ऐसा नहीं है कि तालिबान शासन लाया भैया हमारी आइडेंटिटी ऐसी है कि हम तो बिल्कुल फायर वो आइडेंटिटी की बात नहीं हो रही। ग्रोथ भी होनी है, डेवलपमेंट भी होना है, और एक फ्यूचर गुडविल वे में, ठीक है। तो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स इसी को कहते हैं। अलायंस आपको ऐसा करना है कि आपके देश का हमेशा भला हो, वरना श्रीलंका जैसा ऐसा अलायंस नहीं हो कि चाइना को पोर्ट भी भेज दिया, महंगाई भी बढ़ गई, कर्जे में भी डूब गए, लोग जनता रोड पे आ गई, 400 रुपए किलो में आपको शक्कर मिल रही है, मतलब हद हो गई है, पेट्रोल भी मतलब मिलना बंद हो गया है, कतारें लग रही है, सिक्योरिटी हो रही है। तो ये क्या है, ये क्राइसिस हो गया। तो अब क्या हो गया है, वर्ल्ड पहले तो होता था वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व ही मेरा परिवार है, लेकिन अब यह कहा गया है कि पहले मैं खुद की थाली पूरी खाऊंगा, इसके बाद अगर बचेगा तो मैं दूसरे को खाने को दूंगा। तो यही है आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, यानी कि नेशन फर्स्ट। अब आइडेंटिटी कितने टाइप्स में क्रिएटेड है, कौन सी जगह में आइडेंटिटी आती है। तो पहला आती है लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी, हर देश दूसरे देश से भाषा के रूप में तो अलग होती है। यहाँ भारत तो एक ऐसा देश है जहाँ पर 5-8 मील पे ही बोली बदल जाती है।
कहीं हिंदी है, कहीं मारवाड़ी है, कहीं गुजराती है, कहीं खड़ी भाषा है, ठीक है, कहीं पे अलग अलग लैंग्वेज है। और खड़ी में भी, गुजराती में भी 15 वेराइटी, खड़ी भाषा में भी 15 वेराइटी है, कहीं पे संस्कृत आज भी बोली जा रही है, कहीं पे इंग्लिश भी बोली जा रही है। तो ये लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी होनी चाहिए हर देश की, रिलीजन आइडेंटिटी होती है, कास्ट आइडेंटिटी होती है, और एथनिक, एथनिक यानी कि उसकी ड्रेसिंग, ठीक है, उसका वियरिंग, कि हमारे जैसे क्या है, धोती है, कुर्ता है, पजामा है, टोपी है, ये हमारी आइडेंटिटी है, एथनिक वियर में अंदर आ गए। तो ये एथनिक वियर, दीज आर द आइडेंटिटी, और इसके अकॉर्डिंग हमको पॉलिटिक्स करनी है, और इसके अकॉर्डिंग हमको हमारा नेशन क्रिएट करना है, ठीक है। मीन्स कि अगर मैं पहले देश के लिए कुछ करूंगा, उसके बाद दूसरों के लिए करूंगा, दैट इज कॉल्ड आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। और आइडेंटिटी को इतने टाइप्स पे डिवाइड कर रखा है। अब ये हमारे एक बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति जिनपिंग साहब, आप सब इनके बारे में जानते होंगे। ये एक जैसे ऑटोक्रेटिक पार्टी होती है, ऑटोक्रेटिक जैसे कि आप डेमोक्रेसी होती है, ऑटोक्रेसी होती है, यानी कि जैसे कैपिटल इकोनॉमी होती है, सोशल इकोनॉमी होती है, मिक्स्ड इकोनॉमी होती है, वैसे एक नया वर्ड आया है ऑथोरिटेरिज्म। ऑथोरिटेरिज्म, अब ये क्या है? अधिनायकवाद इसको हिंदी में बोला है। इसका मतलब द प्रिंसिपल ऑफ ब्लाइंड सबमिशन ऑफ द ऑथोरिटी, जो भी उस गद्दी पे बैठा है, होता तो ये मोनार्की टाइप ही है, राजतंत्र टाइप ही है, लेकिन होता ये डेमोक्रेसी के अंदर है। अब ये मोनार्की और इसमें क्या डिफरेंस है, यहाँ पर ये भी जानना जरूरी है। एज अपोज टू द इंडिविजुअल फ्रीडम थॉट एज द एक्शन इन गवर्नमेंट ऑथोरिटेरिज्म is denote any political system that concretes power in the hands of the leader of small elite that is not constitutionally responsible of the body of the people। ये इसकी एक डेफिनेशन। लेकिन इसके अंदर होता क्या है? अधिनायकवाद या ऑथोरिटेरिज्म, ठीक है, हाँ, टेरिनिज्म, ठीक है, हाँ। इसके अंदर होता क्या है? उसके अंदर एक व्यक्ति विशेष को, किसी एक पर्टिकुलर बंदे को, किसी एक पर्टिकुलर बंदे को, वन, जैसे हमारे यहां पर चाइना है, रशिया है, जहां पर अधिनायकवाद चल रहा है। मोनार्की से कैसे डिफरेंस है? यहां पे थोड़ी डेमोक्रेसी तो है, डेमोक्रेसी तो है, मींस ऑन पेपर डेमोक्रेसी है, मींस कि हम एक लोकतंत्र देश है ऑन पेपर। लेकिन चाइना और अपने रशिया दोनों में ऐसा कानून पास हो गया है कि जब तक इनका व्लादिमीर पुतिन जिंदा रहेंगे या सी जिनपिंग जिंदा रहेंगे, दे आर द प्रेसिडेंट, कि वो प्रेसिडेंट रहेंगे। कहां के? रशिया और चाइना। तो इससे क्या हुआ? मोनार्की तो नहीं हुई, राजतंत्र तो नहीं हुआ, लेकिन इस अधिनायकवाद से क्या हुआ कि ये जो बंदे रहे, जी जिनपिंग साहब, ये तब तक रहेंगे जब तक इनका मन होगा, और कोई छोड़ेगा किसी का मन होगा खत्म। तो ये अधिनायकवाद के अंदर किसी एक इंडिविजुअल, एक अथॉरिटी पे, जो आपको विदाउट एनी मतलब इशू या विदाउट एनी कंसर्न आपको उसके ऊपर फेथ करना है और उसका काम करना है। आपको अपोज नहीं होना है, आपको अपोज नहीं होना है किसी एक सिंगल अथॉरिटी के ऊपर। आपका पूरा का पूरा वर्क डिसाइड होगा। मींस के जिनपिंग साहब है, इनकी पार्टी ही रूल में रहेगी, या रूल में रहे ना रहे यही प्रेसिडेंट रहेंगे, वैसे तो यही रूल में रहेंगे, लेकिन इनकी पार्टी रहेगी, नहीं भी रहेंगे तो भी यही रूल में रहेंगे। ऐसा वहां पे लॉ पास हो गया। व्लादिमीर पुतिन साहब भी राष्ट्रपति बने रहेंगे, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ पास हो गया है। अब होता क्या है, इससे एक तरीके की मोनार्की है, मींस कि एक तरीके का राजतंत्र, लेकिन यहाँ ये डेमोक्रेटिक वे से ऊपर, ऑन पेपर ये डेमोक्रेसी बोलते हैं, ऑन पेपर ये बोला जाता है कि ये जो है वो डेमोक्रेसी। तो अधिनायकवाद जो है वो डिफरेंट टर्मिनोलॉजी अब इमर्ज में आई है, यानी कि ग्लोबल। जैसे एडोल्फ हिटलर थे, ठीक है, अब मैं एडोल्फ हिटलर की किसी के साथ तुलना नहीं कर रहा, वहां का जो सिस्टम था, कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम, उसकी आपको बात बता रहा हूं कि वो और ये अधिनायकवाद बिल्कुल सेम है। इसके अंदर क्या किया जाता है, एक पावर को सुप्रीम पावर मान लिया जाता है और उसके अंडर में सारे जने वर्क करते हैं। आइए एक डायग्राम इसके अंदर, हाँ, मैप देखते हैं। इस मैप के अंदर मैंने बताने की कोशिश करी है कि कौन कौन से नेशन है जहां पर ओरिजिनल डेमोक्रेसी चल रही है। ओरिजिनल डेमोक्रेसी का मतलब आप वोट जनता का, जनता के द्वारा जनता पर किया गया शासन, डेमोक्रेसी अपन सब पढ़ चुके हैं। तो ये ओरिजिनल डेमोक्रेसी कहाँ चल रही है? ये चल रही है सर, एक ऑस्ट्रेलिया में चल रही है, हमारे इंडिया में चल रही है, इस तरफ कनाडा साइड में जाओगे तो चल रही है। बाकी क्या होता है? मिक्स्ड डेमोक्रेसी,
मिक्स्ड डेमोक्रेसी का मतलब, यहाँ अमेरिका में मैंने मिक्स्ड डेमोक्रेसी, प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी लिख रखा है। तो प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी का मतलब क्या है कि भले वहां पर आ जाए अपने बाइडेन साहब आ जाए या हमारे डोनाल्ड ट्रंप साहब रहे, उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशन उन्होंने बना दिए हैं एक बार, उन्हीं को उनको फॉलो करना है, वहां पे ज्यादा चेंजेस नहीं हो सकते। और प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम पावर, ठीक है। उसके बाद सुप्रीम पावर होती है। इसके बाद सिविल डिक्टेटरशिप, ये डिक्टेटरशिप है। देखो रशिया में पूरी डिक्टेटरशिप बताई गई है, चाइना में पूरी डिक्टेटरशिप बताई गई है ना, कि चाइना में जी जिनपिंग का है और यहाँ पर रशिया में अंदर व्लादिमीर पुतिन साहब का है। तो यहाँ पर डिक्टेटरशिप बताई गई है। ये यूक्रेन पे यहाँ पर अभी अटैक चल रहा है ना, ठीक है। तो और यहाँ पर भी कुछ सिविल डिक्टेटरशिप यहाँ पर सूडान और इस तरफ के एरिया में अंदर बताई गई। मिलिट्री डिक्टेटरशिप भी चल रही है, जहाँ पर मिलिट्री डिक्टेट करती है, जैसे कि आपका यहाँ पर म्यांमार हो गया, यहाँ पर आपका जापान भी, जापान में तो आपका वैसे तो जापान में तो प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी चलती है, ठीक है। हाँ, ये और मिलिट्री डिक्टेटरशिप इस अफ्रीकन रीजन के अंदर काफी बताई गई। और मिक्स्ड डेमोक्रेसी यानी कि कहीं पे कुछ डेमोक्रेसी भी है और डिक्टेटरशिप भी है, दोनों ही होती है, तो मिक्स्ड डेमोक्रेसी के अंदर आता है। और रॉयल डिक्टेटरशिप जहां पर एक्चुअल प्रजा राजतंत्र चल रहा है, जैसे कि हमारा भूटान नेपाल का एरिया हो गया, वहां पर रॉयल डिक्टेटरशिप चल रही है। ये वाला जो एरिया है हमारा, इसमें रॉयल डिक्टेटरशिप चल रही है। तो सर इसमें डिफरेंस क्या क्या है कि डिफरेंस ये है कि कहीं पर पार्लियामेंट डेमोक्रेसी है, कहीं पर डिक्टेटरशिप है, कहीं पर डिक्टेटरशिप के अलावा कहां पे सिविल डिक्टेटरशिप है, यहाँ पे कोई व्यक्ति विशेष जब बैठा होता है तो वो ही ऑथोरिटेरियनिज्म कहलाता है, ठीक है। हाँ, ऑथोरिटेरियनिज्म, ठीक है, ओके। आई होप ये क्लियर हो गया है। अधिनायकवाद क्या है, इतना कोई टफ भी नहीं है, बहुत ही इजी है, ठीक है। हाँ, अब रिवाइविंग डेमोक्रेटिक आइडियल्स। अब आइडियल्स क्या है, रिवाइविंग डेमोक्रेटिक आइडियल्स। अब इसके अंदर क्या है कि डेमोक्रेटिक आइडियल को बचाना जरूरी है, रिवाइविंग यानी बचाना। अब बचाना क्यों जरूरी है? डेमोक्रेटिक आइडियल इज एक्सप्रेशन यूज्ड टू रेफर द पर्सनल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स ऑफ द गवर्नमेंट बिहेवियर दैट फेल्ट द एसेंशियल फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द डेमोक्रेटिक पॉलिसी। अब डेमोक्रेसी के अंदर कौन कौन से आइडिया बचाने होते हैं, ये इसके बारे में है, नेक्स्ट नया टॉपिक है, ठीक है। पहला कि कौन लोगों के द्वारा लोगों के ऊपर किया गया जाना चाहिए शासन, डेमोक्रेसी है, फॉर द पीपल बाय द पीपल, है ना। अ सिस्टम ऑफ चूजिंग और रिप्लेसिंग द गवर्नमेंट थ्रू फ्री एंड फेयर इलेक्शन। फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, मींस कि डेमोक्रेसी के अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट होने जरूरी है, तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, ठीक है। एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल, पीपल जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेशन करें। आपको पता है हमारे यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज 60 ही रहता है, 60 से ज्यादा होना चाहिए, 100% वोटिंग होनी चाहिए, क्यों नहीं हो पाती है, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, हमको भी संविधान ने अधिकार दिए हैं, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, संप्रभुता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, ठीक है। तो ह्यूमन राइट्स सारे, और न्याय के खिलाफ न्याय का अधिकार, ठीक है, शिक्षा का अधिकार भी बाद में जोड़ा गया था। तो ये ह्यूमन राइट्स जो है उनको भी प्रोटेक्ट, यानी कि अगर डेमोक्रेसी होगी तो क्या होना चाहिए, फ्री इलेक्शन होने चाहिए, इसके अलावा एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए पीपल का, और इसके अलावा प्रोटेक्शन होने चाहिए। आई होप तीनों ही पॉइंट क्लियर है। नए हेडिंग है द राइज ऑफ चाइना एंड इंपैक्ट ऑफ द ग्लोबल ट्रेड। अब ये तो एक ऐसे टाइप क्वेश्चन आता है और हमेशा ही आता है ये क्वेश्चन, है ना, द राइज ऑफ चाइना एंड द इंपैक्ट ऑफ द ग्लोबल ट्रेड। जब भी इसका पेपर बनेगा ये राइज ऑफ चाइना वाला, या मैंने कुछ डेटा दे रखा है आपको, 2020 में कहा कि ग्लोबल ट्रेड बन गया है, लेकिन आपको ये बात याद रखनी है, क्या बात याद रखनी है कि चाइना ने कंटिन्यूस 30 इयर्स तक, कितने साल तक, 30 साल तक 9% जीडीपी ग्रोथ करी है। कितने परसेंट? 9%। तब जाके चाइना आज चाइना बना है। जो चाइना आज हम देख रहे हैं, जितना उन्नत देख रहे हैं, जितनी उसके नई टेक्नोलॉजी, नए सस्ते प्रोडक्ट बनाने की टेक्नोलॉजी, जो एक्सपोर्ट हब बना हुआ है, उसका रीजन क्या है? लगातार 30 साल तक उसकी जीडीपी 9% से ग्रोथ करी है डेली, हर साल, ठीक है, विदाउट फेल। तब जाके चाइना, आज का जो चाइना है वहां पर बन पाया। इसमें दे रखा है कि ग्लोबल ट्रेड में 15% हिस्सा रहा 2021 में ओनली चाइना का, बाकी सारे देश एक तरफ और चाइना एक तरफ। डाउट बिकम अ मेजर ग्लोब प्लेयर, ट्रेड एज सप्लायर एज अ मार्केट, चाइना बिकम द वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट इन द गुड्स इन द 2009, दुनिया में सबसे ज्यादा 2009 में रह चुका है। लार्जेस्ट ट्रेडिंग नेशन इन द 2013,
चाइना शेयर द ग्लोबल गुड्स ट्रेड इंक्रीज फ्रॉम 1.9% 2002 11.2017 तक का ही डेटा है। आपके बुक में भी यहीं तक होगा, 2022 तक का डेटा इसके अंदर याद कर लीजिएगा। यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, नेट पे आपको मिल जाएगा, क्योंकि एग्जाम से 2 दिन पहले का डेटा अपन को चाहिए इसमें। तो राइज ऑफ चाइना क्या है? चाइना पहले क्लोज्ड इकोनॉमी हुआ करता था, फिर उसके बाद वो बड़ी इकोनॉमी में डेवलप हुआ। मींस क्लोज्ड इकोनॉमी, पहले क्लोज इकोनॉमी था, क्लोज्ड इकोनॉमी, फिर बाद में कौन सी इकोनॉमी में ट्रांसफर हुआ? ओपन में। क्लोज मतलब कि हम बनाएंगे हमारे लिए और हम ही उसको कंज्यूम करेंगे। चाइना केवल खुद के लिए बनाएगा और खुद ही उसको कंज्यूम करेगा, इनसाइड ही सब कुछ रहेगा, प्रोडक्शन भी हमारा ही रहेगा और एक्सपोर्ट भी जीरो रहेगा। अब बाद में क्या हुआ? चाइना एक ओपन इकोनॉमी बन गया, यानी कि वो उन्होंने दूसरी कंपनियां तो इनवाइट करी और एक्सपोर्ट को भी बढ़ावा दिया। खैर अभी चाइना में काफी स्ट्रिक्ट है वहां पर वर्क करना। अगर इंडियन कंपनी अगर चाइना में जाके व्यापार करना शुरू करती है तो उसको जो वहां की कम्युनिस्ट पार्टी है उसी के सपोर्ट में सारा काम करना होगा। अगर वो उसके अगेंस्ट कुछ काम करती है तो उसको बैन कर दिया जाता है। काफी लॉ स्ट्रिक्ट है। लेकिन चाइना अब ओपन इकोनॉमी बना है, मीन्स कि अब वो एक्सपोर्ट भी करता है, दूसरी कंपनी को आवेदन भी मंगवाता है कि आइए यहाँ पर हब बनाइए। पहले क्लोज्ड इकोनॉमी था, 1990 तक अप्रोक्स ये भी क्लोज इकोनॉमी रहा है कि खुद के लिए बनाते थे, खुद ही कंज्यूम करते थे और खुद के लोगों के ही डेवलपमेंट की बात करते थे, बाहरी लोगों के लिए प्रोडक्ट नहीं बनाते थे। तो दैट इज चाइना। और चाइना आज एक ग्लोबल ट्रेड पार्टनर बन गया है। बहुत सारे इसकी थ्योरी है, बहुत सारे इसके मीन्स कह सकते हो आप फिगर्स हैं, कुछ 5-10 फिगर याद कर देना। बेसिकली ये ऐसे राइटिंग क्वेश्चन है, इसमें समझाने लायक कम है, इसलिए वीडियो भी छोटा है और ये यूनिट भी छोटी है। आई होप आपको समझ में आया होगा। कहीं पे कुछ प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक रहा हो तो माफ कीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। थैंक यू।